हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड और मेरा नाम है डॉक्टर समन्वय रिछारिया। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए आपके पास आए हैं जो टॉपिक बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, जिसमें आप देखेंगे राघव चड्ढा जो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इसका मतलब राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने अभी क्या किया है, बहुत सारे एटलीस्ट 6 और 7 अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ मिलकर उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसको छोड़ दिया और उन 7 एमएलएस को जाके मर्ज कर लिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि क्या ऐसा करना कानून के हिसाब से कितना सही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कितना सही है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि इन सारी एक्टिविटीज को गवर्न करने के लिए क्या इंडिया के अंदर कोई लॉ है, क्या इंडिया के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जहां पर इन सारी चीजों को एक अलग तरीके से गवर्न किया जाता हो या फिर उसको रेगुलेट किया जाता हो। तो आज मैं ऐसे ही कानून के बारे में आपसे डिटेल डिस्कशन करने के लिए यहां पर आया हूं। उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छे से सुनेंगे और आपके मन में अगर कोई भी डाउट आता है, आप अपना कोई भी थॉट शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो आज हम बात कर रहे हैं, बात ध्यान से सुनेगा, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिनका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। भारत में एक कानून है जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है दल बदल कानून। क्या बोलते हैं इसको? दल बदल। और यहाँ जो दल का मतलब यहाँ पर ये पॉलिटिकल पार्टी से, किसी राजनीतिक दल से इसका सीधा सीधा कनेक्शन है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है, उसकी क्या क्या प्रैक्टिसेस है हमारे यहाँ पर, उसकी क्या क्या चैलेंजेस है यहाँ पर, इन सब पर आज हम आपसे बात करने वाले और इन सबको आज समझने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से समझते हैं सबसे पहले कि एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पर क्या कहता है। तो सबसे पहले आप एंटी डिफेक्शन लॉ को समझेंगे तो आज मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है इंडिया में? डिफेक्शन, पॉलिटिकल डिफेक्शन क्या होता है? पॉलिटिकल डिफेक्शन का मतलब यह होता है कि जब कोई पर्सन, ध्यान से सुनना, पॉलिटिकल डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन मींस यहां पर चेंजिंग पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम द फॉर द पर्सनल बेनिफिट। एक पर्सन जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेता है, इलेक्शन में जाता है और जनता उसको बहुत अच्छा मैंडेट देती है, बहुत अच्छा बहुमत देती है और जाके वो सिलेक्ट होता है, इसका मतलब वो इलेक्ट होता है और वहां पर पार्लियामेंट के अंदर आता है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्टेड मेंबर। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्टेड मेंबर। अब इलेक्टेड मेंबर, ध्यान से सुनना, जनता ने उसको, आम आदमी ने उसको क्या किया, एक पॉलिटिकल पार्टी से टिकट मिलने पर उसको वोट किया। अब वो क्या करता है, इलेक्शन जीतने के बाद अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने व्यक्तिगत हित के लिए क्या कर लेता है, वो पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर देता है और किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर चला जाता है। इसी को इंडिया में हम लोग क्या बोलते हैं? डिफेक्शन बोलते हैं, पॉलिटिकल डिफेक्शन इसको बोलते हैं। तो पॉलिटिकल डिफेक्शन एक सबसे बड़ा मुद्दा है एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए। ध्यान से सुनना। अब इस पॉलिटिकल डिफेक्शन में क्या होता है, इस पॉलिटिकल डिफेक्शन से हमारी सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा यहां पर डिफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा यहां पर जो है प्रभावित होती है यहां पर। तो करने की जरूरत क्या है, उसका रीजन आप समझिए। भारत के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम क्रिएट किया गया है जो इलेक्शंस में जाती है और इलेक्शन से लोगों को चुनकर लाती है, जिससे हमारे यहाँ गवर्नमेंट बनती है। अब इसका सीधा डेमोक्रेसी पर कैसे इंपैक्ट पड़ता है मैं समझाता हूं आपको। मान के चलिए एक्स पर्सन जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी से सिलेक्ट होकर आता है, इलेक्ट होकर आता है और अब वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करता है। अब वो क्या करता है, क्योंकि गवर्नमेंट उसके पर्सनल इंटरेस्ट को सपोर्ट नहीं करती है, इस वजह से वो इस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर किसी वाई पॉलिटिकल पार्टी में क्या हो जाता है, चला जाता है। जिससे क्या होती है, हमारी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी जो थी, जो गवर्नमेंट स्टेबल थी, वो गड़बड़ हो जाती है और सरकार गिरने के भी चांसेस वहां पर हो जाते हैं। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पॉलिटिकल डिफेक्शन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। पॉलिटिकल डिफेक्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो चीज हमें समझनी है वो ये समझनी है कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। एंटी डिफेक्शन लॉ लाने की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा। और क्या एंटी डिफेक्शन लॉ लाने से ये जो प्रॉब्लम है क्या वो सॉल्व होते हुए नजर आ रही है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमारे यहां पर क्या है। तो अभी हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब यहां पर कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारी क्या है। तो सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर आप देखेंगे तो यहां पर नीड फॉर द रेगुलेशन, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहला मुद्दा हमारे पास आता है कि 1960 से लेकर 1970 तक अगर आप देखेंगे इंडिया में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, हमारा जो राजनीतिक ढांचा था, वो बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच चुका था।
इतनी खराब स्थिति में पहुंच चुका था कि लोग एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से थी, और यहाँ पर सरकारें एक लंबे टाइम तक यहाँ पर स्टेबल नहीं हो पा रही थी। तो 1960 से लेकर 1970 का जो दौर था वो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत अच्छा दौर नहीं माना जाता। तो वहां से सबक लेकर इसमें एक बड़ा लैंडमार्क हम कहते हैं किस्सा हमें सुनने को मिलता है जिसका नाम है आयाराम गयाराम। आयाराम गयाराम का अगर आप किस्सा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, हरियाणा में एक हमारे विधायक हुआ करते थे, एक पॉलिटिकल पर्सन थे जिनका नाम था गयालाल। जिनका नाम क्या था? गयालाल। 1 घंटे के अंदर उन्होंने 3 पॉलिटिकल पार्टी को चेंज किया था। 1 घंटे के अंदर, विद इन 1 आवर, 1 आवर के अंदर उन्होंने क्या किया? 3 अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज किया। तो उनके नाम पर रखा गया था, बड़ा बड़ा फेमस। अगर आप किसी से पॉलिटिकल किस्से अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा आयाराम गयाराम का कॉन्सेप्ट आपको क्या मिलता है। तो आयाराम और गयाराम का कॉन्सेप्ट यहां पर मिलता है। इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ग्राउंड तैयार किया गया, एक संवैधानिक प्रावधान यहां पर बनाया गया। और 1985 में, 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, 52वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें ध्यान रखना 10th स्केड्यूल ऐड किया जाता है, 10वीं अनुसूची ऐड की जाती है, और वहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस ऐड किए जाते हैं। जरा ध्यान से सुनना, क्या करने के लिए? 1960 से 1970 में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारा खराब हो रहा था, जो आयाराम गयाराम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी इंडिया के अंदर, इन सबको मैनेज करने के लिए, इन सबको सॉल्व करने के लिए हम क्या लेकर आए? एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको 1985 में मिलता है। ध्यान से सुनना, 1985 में मिलता है, जिसमें हमने क्या किया? 10th स्केड्यूल को, 10वीं अनुसूची को वहां पर ऐड किया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या था, और इसको किस तरीके से हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, या इसको किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये कानून एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल का कानून क्यों लेकर आया गया, और वो हु इज कवर्ड, कौन कौन इसके अंदर कवर्ड होता है? ध्यान से सुनिए, 2 टाइप के लोगों को इसके अंदर कवर किया जाता है। सबसे पहले एमपीज और एमएलए। ध्यान से सुनिए, एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद कहलाते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा में इलेक्टेड होकर आते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा। दूसरा एमएलए हमारे होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में विधायक कहते हैं। क्या बोलते हैं? विधायक। ये सेंट्रल के अंदर आते हैं और ये किसके अंदर आते हैं? स्टेट के अंदर आते हैं। ध्यान से सुनना, ये दोनों दोनों कवर यहां पर किए जाते हैं। एमपीज भी कवर होते हैं और एमएलएज भी कवर होते हैं। इन दोनों के ऊपर इक्वली क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इक्वली एप्लीकेबल होता है। ध्यान रखना है इस बात को। ऑब्जेक्टिव क्या था इसके अंदर? टू प्रिवेंट हॉर्स ट्रेडिंग। आप सब लोग जानते हैं इंडिया में जब सरकारें बनानी होती है, इससे बहुत सारे किस्से आपको मिलते हैं। कोई एक किस्सा में यहाँ पर मेंशन करना नहीं चाहता, बट अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे किस्से आपको वहां पर मिलेंगे, जहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त की जाती है। इलेक्शन के टाइम पर विधायकों को किसी बहुत अच्छे होटल्स के अंदर रखा जाता है और गवर्नमेंट को बनाया जाता है, गवर्नमेंट को गिराया जाता है, इस तरीके से। दूसरा, पॉलिटिकल और गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी एक बड़ा मुद्दा था, उसको इंश्योर करना हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा था। दूसरा, पार्टी डिसिप्लिन भी आपको बनाए रखना था। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया? एंटी डिफेक्शन लॉ हम वहां पर लेकर आते हैं। ध्यान से सुनना, एंटी डिफेक्शन लॉ हम वहां पर लेकर आते हैं। अब इस एंटी डिफेक्शन लॉ में और क्या क्या चीजें हम लोग कवर करते हैं, ध्यान से सुनिए। इस एंटी डिफेक्शन लॉ में सबसे पहले, इस एंटी डिफेक्शन लॉ को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या क्या चीजें कवर की जाती हैं कि कैसे एंटी डिफेक्शन लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले देखिए, गिविंग अप मेंबरशिप। अगर आप उस पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देते हैं, ठीक है, जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप इलेक्ट होकर आते हैं, अगर आप उस पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देते हैं, तब भी एंटी डिफेक्शन लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। वोटिंग अगेंस्ट विल, जैसे मान के चलिए एक्स पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, और अगर आपने पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट असेंबली के अंदर पार्टी ने जो व्हिप आपको इशू किया हुआ है, आप उसके अगेंस्ट जाके दूसरे किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पार्टी के अगेंस्ट जाके अगर आप वोट करते हैं, तो भी एंटी डिफेक्शन लॉ यहां पर एप्लीकेबल होता है। ध्यान से सुनिए। तीसरा, अगर आप देखेंगे इंडिपेंडेंट ज्वाइनिंग पार्टी, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं जो जीत कर आते हैं, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो भी एंटी डिफेक्शन लॉ इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। और अगर कोई नॉमिनेटेड पर्सन है, देखिए ध्यान रखना, पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट असेंबली के अंदर 2 अलग-अलग टाइप के मेंबर्स होते हैं। एक इलेक्टेड मेंबर होता है, दूसरा आपका नॉमिनेटेड मेंबर होता है। अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर हैं, तो नॉमिनेटेड मेंबर अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो वो बेसिकली यहां पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल
हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर एप्लीकेबल होती हैं और उनको हमें समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि अगर एक और कैटेगरी यहां पर क्या बन सकती है जहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल होता है कि अगर आप स्वेच्छा से क्या करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, नॉट ओनली रेजिग्नेशन, यहां पर इसका मतलब होता है कंडक्ट भी यहां पर क्या करता है, मैटर करता है। जैसे भी राघव चड्ढा के केस में अगर आप देखेंगे तो राघव चड्ढा राज्यसभा के मेंबर हैं, आम आदमी पार्टी ने उनको नॉमिनेट, आम आदमी पार्टी ने उनको इलेक्ट किया था, राज्यसभा भेजा था। अगर वो अकेले ही क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी चाहे तो क्या कर सकती है, चाहे, ध्यान सुनना, चाहे तो उनके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको किसका मिलता है, रेजिग्नेशन वाला पॉइंट आपको यहां पर मिलता है। रेजिग्नेशन के पॉइंट के बाद हम देखेंगे तो और क्या क्या इसके अंदर मिलते हैं। विहिप का डायरेक्शन आपको बता दिया, वायलेशन बता दिया, डिस्क्वालिफिकेशन बता दिया, ठीक है। बट डिसीजन अथॉरिटी एक सबसे बड़ा मुद्दा जो आज भी आई थिंक यहाँ पर एक डिसीजन का पार्ट है, डिस्कशन का पार्ट है यहाँ पर। और वो डिस्कशन का पार्ट क्या, ध्यान से सुनिए कि ये कौन डिसाइड करेगा, वो कौन सी अथॉरिटी होगी यहाँ पर, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन सी है। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन सी है जो ये डिसाइड करेगी कि किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया गया या नहीं किया जाएगा। तो यहां पर ध्यान देना, तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 101, आर्टिकल 102 और आर्टिकल 103, वहां पर भी मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जाता है और यहां पर भी मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। दो अलग अलग पार्ट होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। अगर आप एंटी डिफेक्शन लॉ में डिस्क्वालीफाई करने के लिए आते हैं तो ध्यान रखना, उस हाउस का स्पीकर या चेयरमैन क्या होता है, ऑथोराइज्ड पर्सन होता है टू डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर। क्लियर हुआ। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आप जाते हैं किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कराने के लिए, तो यहां पर डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होगी, तो मैंने कहा डिसाइडिंग अथॉरिटी होगी स्पीकर और चेयरमैन यहां पर डिसाइड करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप आर्टिकल 101, 102, 103 में अगर आप जाते हैं तो वहां पर इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट जो होता है वो डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको मिलता है, आपके एग्जामिनेशन में कई दफे पूछा जाता है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिए, क्या डिसीजन जो है, ध्यान से सुनना, क्या डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा, क्या स्पीकर का डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा। तो ध्यान रखना, एक यहां पर किहोतो होलोहन केस यहां पर डिसाइड किया गया था जिसमें इसको एंटी डिफेक्शन लॉ को चैलेंज किया गया। और जब एंटी डिफेक्शन लॉ को चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना यहां पर वर्डिक्ट दिया, कहा कि सबसे पहले तो एंटी डिफेक्शन लॉ बिल्कुल सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। एक दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि यस, यहां पर क्योंकि इस चीज को भी चैलेंज किया था कि क्या स्पीकर और चेयरमैन के पास ये पावर होना चाहिए, क्योंकि स्पीकर और चेयरमैन भी एट द एंड किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही वहां पर इलेक्ट होते हैं। तो क्या अगर आप इनको ये पावर दोगे तो क्या आगे चलकर आपको नहीं लगता ये भी एक पॉलिटिकल इशू क्रिएट हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर या फिर स्टेट असेंबली के अंदर जो चेयरमैन होता है, हाँ वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्टेड होता है, लेकिन वो 5 साल के आगे तक न्यूट्रल होकर काम करता है, स्पीकर के तौर पर या चेयरमैन के तौर पर काम करता है। इसलिए अथॉरिटी बिल्कुल सही है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट उन्होंने एक चीज कही कि इस अथॉरिटी का के जजमेंट को आप जुडिशियल रिव्यू में लेकर आ सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू करा सकते हैं, मतलब इसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इनिशियली ये थॉट यहां पर था कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, तो फिर इसको आप कोर्ट में इसका मतलब आपका जुडिशियल रिव्यू अलाउड है। तो अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कोई भी स्पीकर या चेयरमैन किसी पर्सन को क्या करता है, डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर करता है, तो डिस्क्वालीफाइड पर्सन कहां जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू में जा सकता है, और अलाउड आफ्टर द डिसीजन। बस ध्यान रखना कि जुडिशियल रिव्यू तभी होगा जब स्पीकर या चेयरमैन ने वो ऑर्डर पास कर दिया है, उसके पहले नहीं होगा। तो ये आपको जुडिशियल रिव्यू का भी कॉन्सेप्ट यहां पर मिलता है जो आपको समझना चाहिए। तो ये बेसिक चीज है। दूसरा, मेजर इश्यूज क्या है, यहां पर मेजर इश्यूज क्या है, तो यस, स्पीकर बायस हो सकता है इसके अंदर, हो सकता है क्या, मेजरली केसेस में हो ही जाता है क्योंकि उसका झुकाव एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ होता है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये बहुत बेसिक सी चीज है। ये इस कानून के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं, सबसे पहले। दूसरा, डिले इन डिसीजंस, कोई भी टाइमलाइन फिक्स नहीं की गई कि कितने टाइम के अंदर आप इसको डिसाइड करोगे डिस्क्वालिफिकेशन को। स्पीकर चाहे तो इसको
बहुत लंबे टाइम तक डिले भी कर सकता है। ये एक बड़ा इशू इसके अंदर है। और पॉलिटिकल मिसयूज इसका होता ही है। पॉलिटिकल पार्टीज इसको बहुत अलग तरीके से, कर्नाटका के अंदर अगर आप देखेंगे जब गवर्नमेंट बनी थी वहां पर, तब किस तरीके से ये चीजें हुई थी। मध्य प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट बनी थी, किस तरीके से इसको चैलेंज किया गया था, ये आपको एक बार देखना चाहिए। क्यों इसको क्रिटिसाइज किया जाता है? इन्हीं सब चीजों की वजह से कि भाई आप जो जो डिसेंट है लोगों की, पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल मेंबर्स की, या फिर हमारे असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनकी, उसको दबाने की कोशिश की जाती है ना। जो यहाँ पर आप डेमोक्रेसी को देखेंगे, वीकनेस ऑफ द डेमोक्रेसी भी इसको माना जाता है। तो ये बेसिक मेजर इश्यूज हैं जो इसके अंदर देखे जाते हैं, जो आपको समझने की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा है कि बैलेंस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम बाउंड डिसीजन आपको बनाना चाहिए, बिल्कुल कोई बात नहीं। उन्होंने बेस्ट आइडिया यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि टाइम बाउंड आपको क्या करने की जरूरत है, आपको डिसीजन देने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि स्पीकर के पास या फिर चेयरमैन के पास जब भी ये मैटर है, चेयरमैन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर डिसीजन दे दे, ये बिल्कुल कॉमन होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। सेकंड, आप उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल्स इसके लिए बनाए जाने चाहिए। इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल्स क्यों बनाए जाने चाहिए, उसका रीजन यहाँ पर है, जैसे एमपी एमएलए कोर्ट्स होते हैं तो उनका और दायरा बढ़ाया जा सकता है, ये सारी चीजें की जा सकती हैं। तो आई थिंक एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बहुत कुछ सही इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंची होगी। उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक और कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।